हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आईएसएस प्लेटफॉर्म। आज अब 15 अप्रैल एंड 15 अप्रैल करेंगे अब करंट अफेयर फ्रॉम द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस और पीआईबी। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इन्फॉर्म करना चाहूँगा कि वीडियो को लाइक जरूर करें और सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन प्रेस जरूर करें, जिससे आपको मेरे नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाएगी। क्लियर, चलते हैं वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखो, जैसे कि आप जानते हो कि मैं आपको पहले इंडेक्स बताता हूँ। तो पहला है मेहुल चोकसी एक्सट्राडिशन फ्रॉम बेल्जियम। देखो क्या है कि मेहुल चोकसी ये कौन है और नीरव मोदी कौन है, इन्होंने क्या किया था, ये इकोनॉमिक ऑफेंडर कैसे बने, ये मैं सब बताऊंगा। बेल्जियम में ये अरेस्ट हो गए हैं, अब ये इनको एक्सट्राडिशन करा जा सकता है इंडिया में कि नहीं करा जा सकता, ये भी आपको बताऊंगा। देन आफ्टर तेलंगाना फर्स्ट स्टेट टू सब क्लासिफिकेशन ऑफ शेड्यूल कास्ट। देखो, कुछ महीने पहले या 2024 में एक डिसीजन आया था सुप्रीम कोर्ट का, जिसमें बोला गया था कि शेड्यूल कास्ट का सब क्लासिफिकेशन होना चाहिए। इवन इससे क्या होगा, जो शेड्यूल कास्ट के अंदर जो शेड्यूल कास्ट जो सबसे ज़्यादा बैकवर्ड है उसको भी रिजर्वेशन ज़्यादा मिलेगा। क्लियर, वो मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा क्या है मामला। और तेलंगाना पहली स्टेट बन गई है ऐसा करने वाली, एक्ट पास करने वाली, वो मैं एक्ट का नाम भी बताऊंगा आपको। देन आफ्टर चाइना सस्पेंडेड क्रिटिकल मिनरल एक्सपोर्ट टू यूएसए। देखो, चाइना ने क्या किया है कि क्रिटिकल मिनरल एक्सपोर्ट को यूएसए में अभी बैन कर दिया है, सस्पेंड कर दिया है कि वो क्रिटिकल मिनरल नहीं देगी यूएसए को, क्योंकि यूएसए और चाइना के बीच में टैरिफ वार और ट्रेड वार चल रहा है। क्लियर, चाइना भी बिल्कुल बिल्कुल बोल रही है कि हम भी रुकेंगे नहीं, जो यूएसए करेगी वही हम करेंगे। क्लियर, तो वो क्यों अलग मामला है। क्लियर, सेकेंड राउंड टॉक बिटवीन यूएसए एंड ईरान इन रोम। इसमें मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा कि ईरान में जो न्यूक्लियर, जो यूरेनियम एनरिचमेंट हो रहा था फॉर न्यूक्लियर बम के लिए, ये कहाँ से स्टार्ट हुआ। इवन अब सेकेंड राउंड टॉक होने वाली है यूएसए और ईरान में, रोम में, और पहली टॉक कहाँ हुई थी, ओमान में। क्लियर, तो वो मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा क्या है मामला। देन आफ्टर ट्रंप अनाउंस न्यू टैरिफ ऑन इंपोर्टेड सेमीकंडक्टर। ट्रंप ने अभी अनाउंस किया है कि जो भी इंपोर्टेड सेमीकंडक्टर आएगा या चिप आएगी सेमीकंडक्टर की, उस पर भी टैरिफ इंपोज करा जाएगा। क्लियर, चलते वीडियो स्टार्ट करते हैं। मेहुल चोकसी एक्सट्राडिशन इशू। देखो क्या है कि दो लोगों के नाम आपको याद रखने हैं। कौन कौन से? नीरव मोदी और मेहुल चोकसी। ये कौन है? ये ज्वेलर हैं, और वी कैन से इकोनॉमिक ऑफेंडर। इकोनॉमिक ऑफेंडर भी हैं और इवन इसके साथ साथ ज्वेलर भी है। अब इन्होंने क्या किया, इतना अच्छा काम क्या कर लिया है कि इनका नाम है। देखो, अच्छा काम तो इन्होंने कुछ नहीं किया है, इंडिया को बस चूना लगा के गए हैं। क्लियर, तो इंडिया इनको बिल्कुल बुरी तरह ढूंढ रही है, और इवन अब इनके अंकल साहब मिल गए हैं। हालांकि ये 2024 में ही मिल गए थे, 2024 में भी इंडिया ने बेल्जियम कंट्री से रिक्वेस्ट करी थी कि मेहुल चोकसी को इवन कैंसर के ट्रीटमेंट कराने आए जो बेल्जियम में, क्योंकि इनकी वाइफ बेल्जियम से बिलोंग करती है, तो इसको एक्सट्राडिशन करो, क्योंकि इसने एक इकोनॉमिक ऑफेंडर किया है। अब किया क्या है, देखो अब पवन पूरा तरह समझते हैं क्या क्या है। देखो, पंजाब नेशनल बैंक, मुंबई में एक पंजाब नेशनल बैंक की ब्रांच थी, पंजाब नेशनल बैंक। अब इनके ऑफिसर जो काम कर रहे थे पीएनबी में, इनके ऑफिसर से कई सारे कनेक्शन बनाए। कनेक्शन बनाते ही क्या करा, इन्होंने पंजाब नेशनल बैंक से एक लेटर ऑफ अंडरस्टैंडिंग इशू करवा लिया। लेटर ऑफ अंडरस्टैंडिंग। ये लेटर ऑफ अंडरस्टैंडिंग क्या होता है? लेटर ऑफ अंडरस्टैंडिंग का मतलब ये है कि अगर कोई भी पर्सन फॉरेन कंट्री से वीकेंड से ट्रेड करता है या रिलेशन रखता है, रिलेशन मतलब ट्रेड उसके चल रहे हैं, तो क्या है कि अगर वो क्लाइंट है किसी भी बैंक का, तो उस बैंक का लेटर ऑफ अंडरस्टैंडिंग पास कर सकती है वो फॉरेन बैंक को। फॉरेन बैंक से बोल सकती है कि आप इसको पैसे दे दीजिए, मेरी गारंटी है, ये मेरा क्लाइंट है, प्राइम क्लाइंट है, मैं दूंगी अगर ये रीपे नहीं करता है तो, क्योंकि उसको बैंक को इतना विश्वास होता है उसके ऊपर, तो वो लेटर ऑफ अंडरस्टैंडिंग पास कर देती है। तो ऐसे ही
लेटर ऑफ अंडरस्टैंडिंग पास करा गया पंजाब नेशनल बैंक से, क्योंकि इनके कनेक्शन हो गए थे कुछ ऑफिसर से पंजाब नेशनल बैंक में। तो मैं आपको फिर से बताता हूं कि व्हाट इज लेटर ऑफ अंडरस्टैंडिंग। क्या हुआ था कि लेटर ऑफ अंडरस्टैंडिंग पंजाब नेशनल बैंक ने पास किया था, किसके लिए? फॉरेन बैंक के लिए, ऑन द बिहाफ ऑफ मेहुल चोकसी और दी नीरव मोदी। क्या हुआ था कि देखो, जो भी पर्सन कोई भी फॉरेन कंट्री से ट्रेड करता है, फॉरेन कंट्री से रिलेशन रखता है, तो उसे फॉरेन में भी पैसा मनी चाहिए होता है। तो वो क्या करता है कि इंडियन, अगर वो इंडियन है और इंडियन बैंक उसकी कोई भी क्लाइंट है, अच्छा क्लाइंट है किसी बैंक का, तो वो उस बैंक से लेटर ऑफ अंडरस्टैंडिंग पास करवा लेता है किसी फॉरेन बैंक के लिए, कि उस फॉरेन बैंक में दिखा के वो पैसा ले सकता है, क्योंकि इंडियन बैंक ने गारंटी लिया ऑन द बिहाफ ऑफ हिम। उसके बिहाफ पर इंडियन बैंक ने गारंटी ले लिया है कि अगर वो रीपे नहीं करता है तो मैं चुकाऊंगा। क्लियर? ऐसे ही हुआ था नीरव मोदी के साथ। क्या हुआ कि नीरव मोदी और मेहुल चोकसी ने कई सारी पंजाब नेशनल बैंक से लेटर ऑफ अंडरस्टैंडिंग पास करवा लिया। लेटर ऑफ अंडरस्टैंडिंग पास करवा लिया। लेटर ऑफ अंडरस्टैंडिंग पास कराते ही इन्होंने फॉरेन बैंक से नियरली 6,000 करोड़ रुपीस, 6,000 करोड़ रुपीस वी कैन से फॉरेन बैंक से ले लिए। अब देखो, पंजाब नेशनल बैंक ने गारंटी ली थी कि अगर कोई भी पर्सन, मेरा क्लाइंट अगर रीपे नहीं करता है तो मैं रीपे करूंगा। क्लियर? तो इन्होंने क्या किया, ये 6,000 रुपीज इन्होंने खा लिए और फॉरेन कंट्री में सेटल हो गए। इवन कई सारी कंट्री में भटकते रहे, क्योंकि इंडियन को ढूंढ रही थी। क्लियर? तो क्या है कि अब इसके बाद पंजाब नेशनल बैंक की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी ये पैसा पटाना फॉरेन कंट्री को, फॉरेन बैंक को। तो पंजाब नेशनल बैंक ने ये पूरा पैसा दिया, किसको? फॉरेन बैंक को। क्लियर? तो लॉस किसको हुआ? पंजाब नेशनल बैंक को। इसमें कई सारे पंजाब नेशनल बैंक के ऑफिसर मिले हुए थे नीरव मोदी के साथ, मेहुल चोकसी के साथ, तो उनको भी सस्पेंड करा गया, उनको भी नौकरी से हटाया गया। इवन इसकी इन्वेस्टिगेशन हुई, तब पता चला कि इसमें कुछ मिली भगत थी कई सारे ऑफिसर की। तो क्या हुआ कि पंजाब नेशनल बैंक को, देखो ये बड़ी बैंक के हैं, इनको कुछ होता भी नहीं है 6,000 करोड़ से, हालांकि बस एनपीए में चला गया, नॉन परफॉर्मिंग एसेट में। क्लियर? हालांकि होता बहुत कुछ है, ऐसा नहीं बोल सकते। क्लियर? 2 रुपये भी बहुत मायने रखते हैं। तो क्या हुआ, इनको बड़ी इंडिया बड़े खतरनाक तरीके से ढूंढ रही थी इन दोनों को, ये मिल जाए, बस कैसे भी ये मिल जाए। इवन क्या हुआ कि मेहुल चोकसी की खबर मिली 2024 में। 2024 में ये बेल्जियम में थे। इंडिया को पता चला कि मेहुल चोकसी बेल्जियम में है और इसकी वाइफ क्या है, बेल्जियम की बिलोंग करती है। क्लियर? तो क्या है, ये बेल्जियम में गया है कैंसर का ट्रीटमेंट कराने, इसको कैंसर हो गया है। क्लियर? ऐसे लोगों को होते जरूर है। क्लियर? तो हमेशा याद रखें, ये गरीबों का पैसा है, मत खाओ। क्लियर? तो कैंसर हो गया इनको। क्लियर? तो कैंसर ट्रीटमेंट के लिए गए। क्लियर? पर इंडिया को पता चल गया कि भाई ये कैंसर ट्रीटमेंट के लिए गया है, तो इंडिया ने वैसे ही बेल्जियम को बोल दिया कि इस आदमी को एक्स्ट्राडिशन कर दो। क्या कर दो? एक्स्ट्राडिशन कर दो, इंडिया में भेज दो, क्योंकि ये इकोनॉमिक ऑफेंडर है। कौन है? ये इकोनॉमिक ऑफेंडर है। कौन है? इकोनॉमिक ऑफेंडर है, इसको इंडिया में भेजो, इसको ट्रायल करेंगे। इसने कई सारे पंजाब नेशनल बैंक के पैसे खा के भगाए। और पंजाब नेशनल बैंक कौन है? एक पब्लिक सेक्टर बैंक है, याद रखोगे, ये भी इंपॉर्टेंट है। क्लियर? तो क्या है कि 2024 में तो मतलब बेल्जियम ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, बट अब इसको अरेस्ट कर लिया है, बेल्जियम ने इसको अरेस्ट कर लिया है, मेहुल चोकसी को बेल्जियम कंट्री ने अरेस्ट कर लिया है। जैसे ही ये खबर मिली इंडिया को, इंडिया ने फिर इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने इसके लिए एक एक्स्ट्राडिशन रिक्वेस्ट कर दी। किससे? बेल्जियम से। बेल्जियम और इवन जो ईडी है, एनफोर्समेंट डायरेक्टेड, इन्होंने बोला कि इसको फुगेटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर भी बना दो। क्या बना दो? फुगेटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर। इससे क्या होगा? फुगेटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर से क्या होगा? ये होगा
कि इसकी जितनी भी प्रॉपर्टी है, जितनी भी प्रॉपर्टी बिलोंग करती है, उनको कॉन्फिस्केटेड वी कैन से कब्जे में ले लिया जाएगा बिफोर स्टार्टिंग ऑफ ट्रायल। ट्रायल के स्टार्टिंग से पहले इसकी प्रॉपर्टी है वो गवर्नमेंट अपने कब्जे में ले लेगी, याद रखोगे। तो ये पूरी कहानी है। अब बेल्जियम पर डिपेंड करता है कि बेल्जियम इसको बेचती है कि नहीं बेचती, क्योंकि अभी यूएसए से जो कौन राणा आया था, क्लियर, उन्हें एक्सट्रेडिशन कर ही दिया। अब बेल्जियम की बारी है, बेल्जियम भी करे, ये इकोनॉमिक ऑफेंडर है, इनका भी अच्छी तरह इंडिया में स्वागत होना चाहिए, जैसे राणा जी का स्वागत हुआ, क्लियर। इसी तरह नीरव मोदी और ये मेहुल चोकसी को ऐसे ही करना चाहिए बिल्कुल, क्योंकि ये इसका सीख देना चाहिए लोगों को कि इंडिया का पैसा ऐसे खा के ना जाओ, ये पैसा बैंकों में जो पैसा है वो गरीबों का पैसा है, क्लियर। चलते बनाएंगे। तेलंगाना बिकम फर्स्ट स्टेट टू इम्प्लीमेंट सब क्लासिफिकेशन ऑफ शेड्यूल कास्ट। देखो क्या है कि मैंने आपको शायद लास्ट ईयर बताया था 2024 में, एक इंडिविजुअली बना के रखा है मैंने वीडियो, उसकी मैं लिंक दे दूंगा, जिसका नाम है सब क्लासिफिकेशन ऑफ शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब, क्लियर। तो क्या हुआ था, अभी सुप्रीम कोर्ट का एक डिसीजन आया था, सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट दैट सब क्लासिफिकेशन ऑफ शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब। अब ये क्या है, सब क्लासिफिकेशन क्या होता है? देखो क्या होता है कि शेड्यूल कास्ट में भी कई सारी ऐसी कास्ट हैं जो ज़्यादा बैकवर्ड हैं, और कुछ कास्ट वी कैन से इकोनॉमिक डिपेंडेंट हैं, इकोनॉमिक कैपेबल हैं, क्लियर। तो वो क्या है, फाइनेंशियली वीक नहीं है कुछ एससी कास्ट, और कुछ एससी कास्ट ज़्यादा वीक है। तो क्या है, जैसे आप जानते हो कि इंडिया में हर एससी शेड्यूल कास्ट को, चाहे वो कितना पैसे वाला भी हो, चाहे गरीब हो, चाहे पैसे वाला हो, सबको बराबर रिजर्वेशन मिल रहा था, क्लियर, गवर्नमेंट सर्विस में। बट इसको रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया कि ऐसा नहीं होना चाहिए। जो शेड्यूल कास्ट में जो सबसे ज़्यादा वी कैन से शेड्यूल कास्ट में जो सबसे ज़्यादा इफेक्टेड है, बैकवर्ड है, उनको ज़्यादा रिजर्वेशन दो एज कंपेयर टू द अदर कास्ट अंडर शेड्यूल कास्ट विच इज़ इकोनॉमिकली डिपेंडेंट, विच इज़ इकोनॉमिकली एफिशिएंट, कैपेबल, तो उनको कम रिजर्वेशन। तो ऐसे ही क्या हुआ, कई सारी स्टेट से बोला गया, तो तेलंगाना पहली स्टेट बनी जिन्होंने एक्ट पास करा गया। तेलंगाना पहली स्टेट बनी जिन्होंने एक्ट पास किया, जिसका नाम है शेड्यूल कास्ट रैशनलाइजेशन ऑफ रिजर्वेशन एक्ट 2025। क्या हुआ कि तेलंगाना जो स्टेट है, इन्होंने एक एक्ट पास किया जिसको बोला गया शेड्यूल कास्ट रैशनलाइजेशन ऑफ रिजर्वेशन एक्ट 2025। इसका मतलब क्या है, देखो इसका एक्ट का मतलब है, इन्होंने क्या किया कि तेलंगाना में जो शेड्यूल कास्ट है उनको 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। क्या कर दिया? 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। कौन कौन सी, मैं बताता हूं आपको। देखो ग्रुप 1 को 1% रिजर्वेशन दिया जाएगा। कितना दिया जाएगा? 1% रिजर्वेशन दिया जाएगा। और ग्रुप 2 को, जो ग्रुप है, ये शेड्यूल कास्ट के ग्रुप बना दिए इन्होंने, क्लियर, ग्रुप 2 को दिया जाएगा 9%, और ग्रुप 3 को, जो ग्रुप 3 बनाया है, उसको दिया जाएगा 5%, क्लियर। और टोटल शेड्यूल कास्ट को तेलंगाना में रिजर्वेशन मिलता है 15%। और 2026 में जब सेंसस होगा तब उसके बाद और सब क्लासिफिकेशन रिजर्वेशन में और बढ़त हो सकती है, अगर शेड्यूल कास्ट की पॉपुलेशन इंक्रीज हो गई तेलंगाना के अंदर तो, क्लियर। क्या है कि अब देखते हैं अपन, देखो अब ग्रुप 1 में कितनी शेड्यूल कास्ट है, तो ग्रुप 1 में शेड्यूल कास्ट है 11 डालिए। ग्रुप 2 में 18 और ग्रुप 3 में 26, ऐसे डिवाइड करिए शेड्यूल कास्ट। कहाँ पर? वी कैन से तेलंगाना के एक्ट में। और इसके साथ ही तेलंगाना पहली स्टेट बन गई है
जिसने सब क्लासिफिकेशन ऑफ शेड्यूल कास्ट किया है। और तेलंगाना के सीएम कौन है? रेवंत रेड्डी। कौन है? रेवंत रेड्डी। और ये कौन है? ये कांग्रेस के सीएम है। कौन है? कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करते हैं रेवंत रेड्डी। याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलते अपन आगे। नेक्स्ट है चाइना सस्पेंडेड क्रिटिकल मिनरल एक्सपोर्ट। देखो आप, वो मैंने कई बार बताया है कि चाइना हैज डोमिनेटेड ओवर क्रिटिकल मिनरल। क्या है? चाइना के पास क्रिटिकल मिनरल बहुत है। इवन इसमें क्रिटिकल मिनरल और रेयर अर्थ मेटल क्लियर। और क्रिटिकल मिनरल के लिए हर आदमी वीकेंड से हंगरी है। अभी अगर देखा जाए 2024 और 25 में हर कंट्री हंगरी है क्रिटिकल मिनरल मिल जाए, सेमीकंडक्टर मिल जाए, जिससे क्या होगा कि सेमीकंडक्टर से हम नॉन रिन्यूएबल एनर्जी, जो कि रिन्यूएबल एनर्जी है, सॉरी नॉन नहीं, रिन्यूएबल एनर्जी है, उसको हम जनरेट कर सके, सोलर पैनल बना सके, क्लियर, कई सारी चीज़ें, चिप बन सके, मेमोरी चिप बन सके। तो हर कंट्री हंगरी है कि क्रिटिकल मिनरल मिल जाए। और इसमें चाइना डोमिनेट करके रखी है क्रिटिकल मिनरल में। तो चाइना ने पत्ता खेल दिया यूएसए और चाइना ट्रेड वार में। यूएसए चाइना ट्रेड वार में क्या खेल दिया? देखो क्या है कि जैसे आप जानते हो कि यूएसए ने क्या किया, कई सारी कंट्री पर टैरिफ लगाया और चाइना पर सबसे ज़्यादा टैरिफ ठोक दिया। इवन अभी एट प्रेजेंट 145% टैरिफ है ओवर चाइना। बट इन्होंने क्या किया, इन्होंने भी, चाइना ने माना नहीं, हार नहीं मानी। चाइना ने बोला कि जैसा तुम करोगे वैसा हम करेंगे। चाइना ने भी पहले टैरिफ लगाया, फिर कई सारी चीज़ों को सस्पेंड कर दिया। इवन चाइना ने बोल दिया कि यूएसए को अब क्रिटिकल मिनरल नहीं दिया जाएगा, क्रिटिकल मिनरल एक्सपोर्ट नहीं करा जाएगा। अब इससे चाइना भड़केगी, मुझे मालूम है चाइना भड़केगी। क्यों भड़केगी? क्योंकि क्रिटिकल मिनरल तो चाहिए यार किसी को। मेमोरी चिप कैसे आएगी, सेमीकंडक्टर कैसे आएगा, सोलर पैनल कैसे बनेंगे? तो ये यूज़ का है। देखो क्रिटिकल मिनरल का यूज़ होता है हर चीज़ में, ऑटोमोबाइल में, ड्रोन में, कंप्यूटर, इवन मेमोरी चिप, हर चीज में इसका यूज होगा क्रिटिकल मिनरल का। क्लियर। और चाइना ने मना कर दिया कि यूएसए को मैं क्रिटिकल मिनरल एक्सपोर्ट नहीं करूंगी। क्लियर। और एक और डिसीजन ले लिया है। क्या डिसीजन ले लिया है? कि रेयर अर्थ मेटल, क्या है? रेयर अर्थ मेटल भी नहीं दूंगी यूएसए को। चाइना ने बोला कि रेयर अर्थ मेटल भी यूएसए को नहीं दूंगी। अब रेयर अर्थ मेटल क्या है? रेयर अर्थ मेटल का बड़ा यूज है, समझे मेरी बात को। रेयर अर्थ मेटल के बिना क्या नहीं हो सकता? रेयर अर्थ मेटल जैसे मैग्नेट का यूज काय में होगा? वीकेंड से मोटर बनाने में, और मोटर तो हर चीज में चाहिए, हर से छोटी चीजों में मोटर की जरूरत है। तो चाइना ने मना कर दिया कि रेयर अर्थ मेटल नहीं दूंगा। इवन 90% ऑफ दी रेयर अर्थ मेटल रिफाइनरी इज इन चाइना। तो यूएसए, अब देखते हैं क्या होता है, यूएसए कौन सा डिसीजन लेती है वो भी आपको बताऊंगा। बट चाइना भी बराबर लड़ाई लड़ रही है, ऐसा नहीं है। बट इनको ये नहीं पता है, इनके चक्कर में जो और कंट्रियां हैं उनका बहुत गंदा हो रहा है, उनका रिसेशन आ सकता है, उनका इकोनॉमी मेल्टडाउन हो सकती है, कई सारी डिफिकल्टी हो सकती है। तो इनको ध्यान देना चाहिए उस पर भी। क्लियर। चलते बनाएंगे। नेक्स्ट है सेकंड राउंड टॉक बिटवीन यूएसए एंड ईरान विल बी हेल्ड इन रोम। देखो मैं पूरा डिटेल से बताऊंगा, शुरू सुनो। देखो क्या है कि 2015 से पहले, बिफोर 2015 क्या हुआ था कि ईरान क्या कर रही थी? यूरेनियम एनरिचमेंट कर रही थी। क्या कर रही थी? यूरेनियम एनरिचमेंट कर रही थी। यूरेनियम एनरिचमेंट क्या होता है? देखो क्या होता है
कि यूरेनियम, जैसे आप जानते हो कि न्यूक्लियर रिएक्टर जितने भी होते हैं, न्यूक्लियर बम जितने भी होते हैं, इसमें यूरेनियम फ्यूल यूज़ करा जाता है। बट क्या होता है, यूरेनियम फ्यूल को यूज़ करने से पहले इसका एनरिचमेंट करना पड़ता है। क्लियर? एनरिचमेंट परसेंटेज वाइज, अब 10% 20% करोगे तो डेफिनेटली इट यूज इन अ न्यूक्लियर रिएक्टर। But if you use uranium enrichment 90%, 80%, that it define that you are going to develop a nuclear bomb. न्यूक्लियर बम। तो यही है कि ईरान क्या कर रही थी कि यूरेनियम का ज़्यादा एनरिचमेंट कर रही थी। क्या कर रही थी? यूरेनियम का एनरिचमेंट ज़्यादा कर रही थी, और इस बात का वेस्टर्न कंट्री को पता चला, तो ये न्यूक्लियर बम बनाने की तैयारी में चल रही है। कई सारे न्यूक्लियर बम बनाने की तैयारी में है। क्लियर? तो इसी न्यूक्लियर बम को देखते हुए क्या हुआ कि एक मीटिंग करी गई ईरान से, ईरान पर सैंक्शन लगाया गया कि ईरान के ऊपर सैंक्शन लगा दो। पूरे वर्ल्ड ने, यूनाइटेड नेशन ने सैंक्शन लगा दिया कि ये कंट्री अलग ही चल रही है, पीस काम नहीं कर रही है। क्लियर? तो अब ईरान राजी हुई, ईरान क्या राजी हो गई, ठीक है मैं कंट्रोल करने को तैयार हूं, आप मीटिंग फिक्स करिए। तो मीटिंग हुई P5+1, P5+1, ये क्या है? ये क्या है? परमानेंट मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। कौन से? चाइना, यूएसए, रशिया, यूके और फ्रांस। ये क्या है? ये परमानेंट मेंबर है। क्लियर? तो क्या है कि ये परमानेंट तो 5 आ गए, इसी के साथ एक जर्मनी और एक यूरोपियन यूनियन। क्लियर? ये सारी कंट्रियों ने मीटिंग करी गई, इसी के साथ एक एक्शन प्लान आया जिसको बोला गया जॉइंट कंप्रेहेंसिव एक्शन प्लान। जॉइंट कंप्रेहेंसिव एक्शन प्लान। जॉइंट कंप्रेहेंसिव एक्शन प्लान का मतलब क्या है कि इसी के साथ अब ये कंट्रोल करेगी, यूरेनियम एनरिचमेंट नहीं करेगी, तो इसके सैंक्शन में रिलीफ मिल जाएगा। इसको क्या मिल जाएगा? इसके सैंक्शन में इसको रिलीफ दिया जाएगा। क्लियर? समझे मेरी बात को? अब क्या हुआ इसमें कि रिलीफ तो मिला, बट 2018 में यूएसए के नए प्रेसिडेंट बने, फर्स्ट टर्म डोनाल्ड ट्रंप साहब। और डोनाल्ड ट्रंप साहब ने आते ही बोल दिया कि मेरा कोई इससे मतलब नहीं है, P5+ मीटिंग से अब मैं इसको लीव कर रहा हूं, ईरान को जो करना है वो करे, मुझे कोई मतलब नहीं है, मैं कंट्री पर ध्यान दूंगा। क्लियर? तो ईरान ने क्या किया कि मेन कंट्री तो चली गई, तो मैं क्या करो, फिर से स्टार्ट कर दो यूरेनियम का एनरिचमेंट। तो ईरान ने अगेन यूरेनियम एनरिचमेंट स्टार्ट कर दिया, यूरेनियम एनरिचमेंट स्टार्ट कर दिया। और इवन अभी राइट नाउ बताया जाता है कि 60% तो अभी ईरान कर ही रही है एज पर दी इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के हिसाब से। क्लियर? 60% यूरेनियम एनरिचमेंट कर रही है। क्लियर? तो इसी को देखते हैं, जब डोनाल्ड ट्रंप का साहब का सेकेंड टर्म स्टार्ट हुआ तो डोनाल्ड ट्रंप का साहब का स्टेटमेंट आया कि ये ईरान कंट्रोल, अब मैं सेकंड वाला डोनाल्ड ट्रंप हूं, अब तुम कंट्रोल हो जाओ, नहीं तो तुम पर इतनी बॉम्बिंग करी जाएगी कि तुम्हारे मिट्टी तक ही उड़ेगी और कुछ नहीं होगा कंट्री में। तो वो ईरान डर गई, ईरान ने बोला कोई नहीं, हम कंट्रोल करने को तैयार हैं, हम 1 to 1 डिस्कशन करने के लिए तैयार हैं, 1 to 1 डिस्कशन करने को तैयार है, 1 to 1 डिस्कशन करने को तैयार है। तो क्या हुआ कि यूएसए के ऑफिशियल और ईरान के ऑफिशियल सबसे पहले फर्स्ट मीटिंग में कहाँ मिले? ओमान में। कहाँ पर मिले? ओमान में मिले। और सेकंड मीटिंग होने वाली है रोम के अंदर। कहाँ होने जा रही है? सेकंड मीटिंग होनी है इटली में, रोम में। बट ईरान चाहती है कि सेकंड मीटिंग जनीवा में हो, बट वो अलग बात है। क्लियर? तो रोम में होने वाली है सेकंड मीटिंग, और डोनाल्ड ट्रंप साहब की धमकी से अब यूरेनियम कंट्रोल में आ जाएगा। क्लियर? ईरान कंट्रोल में आ जाएगा और यूरेनियम एनरिचमेंट को कम कर देगा। ये पूरी कहानी है, चलते अपन आगे। ट्रंप विल अनाउंस न्यू टैरिफ ऑन इंपोर्टेड सेमीकंडक्टर। ट्रंप ने क्या किया है? ट्रंप ने फिर से बोल दिया कि जितने भी सेमीकंडक्टर चिप है उन पर नया टैरिफ लगाया जाएगा।
टैरिफ सेमीकंडक्टर चिप हैं उन पर नया टैरिफ लगाया जाएगा। अब ये ऐसा क्यों? देखो क्या है कि यूएसए की सेमीकंडक्टर कंपनी डिस्ट्रॉय होते जा रही हैं। क्या होते जा रही हैं? डिस्ट्रॉय होते जा रही हैं, क्योंकि इंपोर्टेड सेमीकंडक्टर चिप आ रहा है चाइना से, कई डिफरेंट कंट्री से। क्लियर? तो अपनी कंट्री की सेमीकंडक्टर कंपनी को बचाने के लिए, उनका प्रोडक्शन एनहांस करने के लिए यूएसए ने डिसीजन लिया है कि इन सभी पर टैरिफ लगाया जाएगा जो इंपोर्टेड सेमीकंडक्टर चिप आ रही हैं यूएसए के अंदर। समझे मेरी बात को? समझे कि नहीं समझे? ये पूरी कहानी है। अब वो कितना % टैरिफ लगाएगा वो मैं आगे बताऊंगा आपको, ये पूरा मामला है। तो इसी के साथ ये भी लेक्चर कंप्लीट होता है। चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलना। लाइक जरूर करिए, वीडियो को लाइक नहीं करोगे तो मेरे को मोटिवेशन कैसे मिलेगी कि मैं आपके लिए अच्छा कंटेंट बनाऊं। क्लियर? मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।